नमस्कार साथियों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। अपने ऑनलाइन क्लास जीएस के अंदर सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। अपने दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और दोस्तों बड़ी खुशखबरी है दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे अपनी क्लास से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। लगभग 42 से 45 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जीएस के पार्ट से पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। उस 50 में से 42 से 45 क्वेश्चन के तकरीबन अपनी क्लास से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। आप यकीन नहीं कर रहे हो तो आप जीएस की पुराने कंसेप्ट जो जीएस की पुरानी क्लासें हैं, जो प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखी हैं, उन क्लासों से क्वेश्चन मैच कर सकते हो दोस्तों। लगभग 18 से 20 क्वेश्चन करंट जीके से क्लासों से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और 2 या 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पार्ट से भी आ रहे हैं। तो दोस्तों बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट रहने वाला है इस 50 क्वेश्चन का। और अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूँ तो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम जो भी बच्चा दे रहा है उसके अंदर जीके का पार्ट सबसे हैवी रहेगा, क्योंकि जीके के 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएँगे, 15 क्वेश्चन मैथ से आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं। ये 100 क्वेश्चनों से जो जीएस दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, इसके अंदर जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे उसमें से 50% हिस्सा अपनी क्लासों से रहने वाला है, अर्थात जीके के पार्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब 50 क्वेश्चन के अंदर अपनी क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास दोस्तों, करंट जीके की बात करूँ, ज्योग्राफी से बात करूँ, स्टैटिक्स से बात करूँ या फिर हिस्ट्री से बात करूँ या फिर इकोनॉमिक्स के आंकड़ों की बताऊँ, तो सभी कंसेप्टों से क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छी पकड़ रहने वाली है अपनी क्लासों की दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। जिस बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ है, जिस बच्चे के आगे एग्जाम होने हैं दिल्ली पुलिस के, वो बच्चे रेगुलर अपने एग्जाम तक इन क्लासों से जुड़े रहें। और उसके साथ-साथ मैं कहना चाहूँगा कि पुरानी जो 2 ढाई महीनों से क्लासें चलती आ रही है, उन क्लासों का एक फास्टली रिवीजन ज़रूर करके जाएँ, जिसमें दोस्तों आपके लिए बड़ी हेल्पफुल क्लासें रहने वाली है अपने प्लेटफ़ॉर्म की। उसके साथ-साथ जीके के जो करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अंदर सम्मेलन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने कुछ सम्मेलन किए जिसके अंदर इंडेक्स भी पूछे जा रहे हैं, तो सूचकांक से रिलेटेड कंसेप्ट ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स के आंकड़े पूछे जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स से जितने भी करंट जीके के क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन ध्यान रखना, अपनी क्लासों के अंदर कवर करवा रखा है। उसके साथ-साथ भारत में प्रथम महिला अर्थात प्रथम महिला और प्रथम पुरुष से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत की पहली महिला शासिका, भारत की पहली महिला राज्यपाल, महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष या फिर निर्वाचन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष या संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाने वाली भारत की प्रथम महिला, यानी प्रथम महिला और प्रथम पुरुष से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। दोस्तों हमने पीछे भी क्लासों में क्वेश्चन किए और अब हमें दिल्ली पुलिस की शिफ्टों को देखकर, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन पेपर को देख के उसके ही लाइक वहाँ से ही इर्द-गिर्द के जितने भी कंसेप्ट हैं, उन क्वेश्चन के कंसेप्टों के आधार पर आगे की अपनी जीएस की क्लास रहने वाली है। तो दिल्ली पुलिस के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। वो बच्चे से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जीएस का पार्ट है, जो जीके के कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट सही ढंग से टोटल क्लासें आप देख लो। उसके साथ-साथ हर रोज़ जो क्लासें मिलती है शाम को 7 बजे, वो क्लासें कवर करो। उसी से जीके का पार्ट दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा जा रहा है और दिल्ली पुलिस में जीएस पार्ट जिसका जितना स्ट्रांग होगा दोस्तों उतने ही एग्जाम क्रैक करने के आप समीप जाओगे। तो अपने जो जीके के पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लिए बड़ी ही बेहद खुशखबरी है कि अपने दिल्ली पुलिस एग्जाम के अंदर जीएस पार्ट से काफी क्वेश्चन बन के निकल रहे हैं। लगभग 42 से 45 यानी 80 से 85% जो जीके का पार्ट है वो अपनी क्लासों से पूछा जा रहा है। और इसका कारण भी है, अपना मेन कंसेप्ट था दोस्तों कि भाई जीके का करंट हैवी बनाना है स्टूडेंट्स का और जीके की स्टैटिक प्लस ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन रखने हैं अपनी क्लासों के अंदर। और इसी आधार पर हमने क्वेश्चन रखे और उस क्वेश्चनों की आउटपुट आनी भी शुरू हुई। तो दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट्स के लिए सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। सभी को ब्रेन बिट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से बेस्ट ऑफ लक है, अच्छा एग्जाम करके आना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ऑप्शन ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, थोड़ी मेमोरी पर जोर दे के हर क्वेश्चन को सोच समझ के करना है दोस्तों। और आशा करते हैं कि सभी दोस्तों का अच्छा एग्जाम हो दिल्ली पुलिस का, सभी बच्चे अच्छा आउटपुट दे के आए दिल्ली पुलिस के अंदर। तो मैं आज की क्लास की बात करूं तो अपने जीके के पीछे के जो कंसेप्ट है दोस्तों
उन क्वेश्चनों को ढंग से रिवाइज करो। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि जो पीछे की क्लासें हैं, वो क्लासें ज़रूर देखो। जिन क्लासों से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिन क्लासों से मोस्टली आंकड़े करवाए गए हैं, जैसे जनगणना से रिलेटेड कल की शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमने जनगणना के आंकड़े भी किए। युद्धाभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, प्रमुख ऑपरेशन पूछे गए थे, उसके बाद क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और 2024-25 के प्रमुख जो भी भारत और अन्य देशों के साथ समझौते संपन्न हुए, वहां से भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। अर्थात वो बड़ी मोस्ट क्लासें हैं, जो क्लासें करंट, स्टैटिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल मिक्स वेज में, मिक्स कंसेप्ट के आधार पर जो जीएस की क्लासें रहती हैं, बड़ी मोस्टली क्लासें हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, चूक मत जाना, इन क्लासों को देख के आप एग्ज़ाम दे के आना और नतीजा आपके सामने होगा दोस्तों। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक और आज के हमें जीके के पार्ट की बात करें तो जीएस की क्लास शुरू करते हैं। हमारे लगभग 96 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। यानी यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें विनेश फोगाट ने अगस्त बताया था, अगस्त 2024 के अंदर संन्यास की घोषणा करी। 33वां पेरिस ओलंपिक के अंदर अयोग्य घोषित करने के बाद अगस्त 2024 में विनेश फोगाट जो कुश्ती की प्लेयर है जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी, उन्होंने संन्यास वापिस लिया और दिसंबर 2025 से उन्होंने अनाउंसमेंट किए कि आगे होने वाले ओलंपिक गेम 2028 जिसका आयोजक अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में होना है, उस ओलंपिक के अंदर भाग लेने जा रही है विनेश फोगाट। तो सभी भारतीयों की तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं और उन्होंने अपना संन्यास वापिस लिया। ये भी एक भारत के स्पोर्ट्स के सेक्टर की बात करें तो बड़ी खुशखबरी है कि वो दोबारा हमें ओलंपिक टूर्नामेंट के अंदर खेलती हुई नजर आएगी। तो अपने यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया है? देखो दोस्तों, ये स्वतंत्रता पूर्व की प्रणाली है जिसे पगड़ी प्रथा या फिर इसे किराएदार प्रणाली कहा जाता है। और महाराष्ट्र के मुंबई शहर के अंदर जितनी भी प्राचीन इमारतें हैं, उन इमारतों को कम रेट पर, कम रेंट पर उसको दी गई थी, मालिकाना हक प्रदान किया गया था और इसी प्रथा को खत्म करने के मूड में आ चुकी है महाराष्ट्र सरकार। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विधानसभा में ऐलान करते हैं कि इस पगड़ी प्रथा का अंत किया जाए और उद्देश्य इस प्रथा को अंत करने का था कि ये जो पुरानी इमारतें जो जर्जर अवस्था में है, जो क्रिटिकल कंडीशन में, उनकी पुनः मरम्मत करवाई जाए और उसके बाद ठीक-ठाक रेंटल पर उसे दोबारा दिया जाए। तो इस पगड़ी प्रथा के बारे में समझना है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इस पगड़ी प्रथा को किराएदार प्रणाली भी कहा जाता है। तो या तो पगड़ी प्रथा बोलो या फिर इसे कहा जाता है किराएदार प्रणाली। और इस किराएदार प्रणाली के अंदर स्वतंत्रता पूर्व यानी देश की आजादी से पहले स्वतंत्रता पूर्व कम दरों पर, स्वतंत्रता पूर्व कम रेंट पर, कम दरों पर घरों को या फिर बिल्डिंगों को या फिर इमारतों को किरायों पर दी गई थी। और 1999 के एक्ट के तहत बहुत कम रेंटल पर ये बिल्डिंगें दी हुई थी, जिसमें स्थायी निवास किया जाता था मुंबई के अंदर। इस स्थायी निवास की जो परंपरा है जिसे पगड़ी प्रथा परंपरा कहा गया, इस परंपरा को चेंज किया जाएगा, इस परंपरा को खत्म किया जाएगा और ये फैसला किया जाता है महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर। यानी महाराष्ट्र की विधानसभा में ये फैसला लिया जाता है और महाराष्ट्र के सीएम द्वारा, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा कहा जाता है कि इस पगड़ी प्रथा को खत्म करके हम इन इमारतों का दोबारा मरम्मत करवाएंगे और उसके बाद इस इमारतों को फिर से रेंटल पे दी जाएगी। यानी इस प्रथा का अंत करने का उद्देश्य पूछे तो दोस्तों ध्यान रखना है, मुंबई के अंदर जो पुरानी इमारतें जो जर्जर अवस्था में, इन पुरानी इमारतों का पुनः मरम्मत की जाएगी और इसीलिए इस पगड़ी प्रथा को समाप्त किया गया है देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम है उनके द्वारा। तो इस पगड़ी प्रथा का संबंध किस राज्य से, तो दोस्तों ध्यान रखना है ऑप्शन डी अर्थात महाराष्ट्र स्टेट से संबंधित है पगड़ी प्रथा। जो मुंबई के अंदर पुरानी जो इमारतें
जिन इमारतों को कम रेंट पर किराए पर दिया गया है, जहां लोगों का स्थायी निवास माना गया, इस पुराने समय से चली आ रही पगड़ी प्रथा का अंत किया जाएगा और उसके बाद ये जो प्राचीन पुरानी इमारतें हैं, जो अपनी धरोहर है, इन इमारतों की मरम्मत करवाई जाएगी और उसके बाद नए अधिनियम के तहत इस इमारतों को रेंट पे दिया जाएगा, इन इमारतों को स्थायी निवास पे दिया जाएगा। तो आंसर रहने वाला है दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट, यानी महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस पीडीएफ से जितने भी क्वेश्चन थे अपने टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आगे की बात करूं मैं दोस्तों कि भाई आगे कौन सी पीडीएफ, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस के अंदर जिस पीडीएफ मोस्टली पीडीएफ मानी गई थी, उस पीडीएफ के जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। और अपनी जो ये पगड़ी प्रथा है, ये हाल ही में फैसला लिया गया है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखना है। मुंबई महाराष्ट्र की घटना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो पुस्तक है, पुस्तक पूछी गई है। अब कल की शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के अंदर पुस्तक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? तो मेरी कॉम, जो बॉक्सर है, उनकी पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल करके। तो इस प्रकार की बुकें भी ध्यान रखना है। द इंडिया वे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यानी बुक का नाम है द इंडिया वे। ये पूछा जाए कि द इंडिया वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर जिसने द इंडिया वे बुक लिखी है उसकी एक बुक और है भारत द मैटर्स भारत करके, द मैटर्स भारत करके पुस्तक है। वो भी ध्यान रखना है, इसी लेखक की पुस्तक है या इसी व्यक्ति से संबंधित पुस्तक है जो पुस्तक का संबंध है इंडिया वे से करके। और ये पुस्तकें जिसके द्वारा लिखी गई, यानी किसके द्वारा लिखी गई, तो ध्यान रखना है अपने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखित पुस्तक है द इंडिया वे करके। तो अपना आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, अर्थात एस जयशंकर से संबंधित पुस्तक है द इंडिया वे करके, जो अपने देश के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। दोस्तों वर्तमान विदेश मंत्री या फिर इससे पूर्व विदेश मंत्री, यानी विदेश मंत्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी साथ में रिवाइज कर लेते हैं। तो अपने देश के वर्तमान विदेश मंत्री है एस जयशंकर करके, जिनका कार्यकाल शुरू हुआ था दोस्तों मई 2019 से, और नरेंद्र मोदी के पहले दूसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ये देश के विदेश मंत्री बनते हैं और इन्हें दोबारा तीसरे जो कार्यकाल शुरू होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 के अंदर, उसमें भी एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय का कार्यभार सौंपा जाता है। अगर बात करूं कि भाई एस जयशंकर से पहले भारत के विदेश मंत्री कौन थे, तो एस जयशंकर से पहले भारत के जो विदेश मंत्री बनाए जाते हैं वो है सुषमा स्वराज। तो ध्यान रखना है, सुषमा स्वराज भी भारत की विदेश मंत्री रह चुकी हैं, जो एस जयशंकर से पहले भारत की विदेश मंत्री रही थी। और दोस्तों सुषमा स्वराज का कार्यकाल था 2014 से लेकर 2019 तक। दो कंसेप्ट फंसाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन सीधा पूछा जाए कि भारत की पहली महिला विदेश मंत्री, भारत की, ये ध्यान से सुनना है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला, क्योंकि प्रश्न आ रहा है प्रथम से रिलेटेड दिल्ली पुलिस के अंदर, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री, अगर ऑप्शन सुषमा स्वराज नहीं दे रखा हो तो अपने को आंसर बताना है कि भारत की पहली जो महिला विदेश मंत्री बनी थी वो थी इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद के साथ साथ प्रधानमंत्री पद के साथ साथ विदेश मंत्री का कार्यभार भी संभाला था। अर्थात ये देश की उस समय प्रधानमंत्री भी थी, लेकिन उन्होंने साथ में अपने पास विदेश मंत्रालय भी रखा था। और इंदिरा गांधी विदेश मंत्री रहती है दोस्तों 2 साल तक, यानी 1967 से लेकर 1969 तक। अपने भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनाई जाती है इंदिरा गांधी को। लेकिन अगर इंदिरा गांधी ऑप्शन नहीं हो तो ध्यान रखना है स्वतंत्र प्रभारी, यानी शब्द लगा रखा हो। स्वतंत्र प्रभारी का अर्थ हुआ दोस्तों और कोई मंत्रालय न होके सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्रालय के मंत्री हो। स्वतंत्र प्रभारी प्रथम महिला विदेश मंत्री पूछे, प्रथम महिला विदेश मंत्री, तो दोस्तों ध्यान रखना है स्वतंत्र प्रभारी पहली महिला विदेश मंत्री बनाई जाती है सुषमा स्वराज को नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान, अर्थात 2014 के अंदर। अगर पूछे अपने देश के पहले विदेश मंत्री कौन थे, यानी अगर पूछा जाए भारत के प्रथम विदेश मंत्री, भारत के
प्रथम विदेश मंत्री तो दोस्तों ध्यान रखना है, भारत के जो पहले विदेश मंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे, ये ही अपने भारत के पहले विदेश मंत्री बनाए जाते हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री का कार्य किया था सुषमा स्वराज। और जिस समय सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, उस समय की बात करूं तो उस समय दोस्तों एस जयशंकर जो हैं वो सेक्रेटरी का काम करते थे। यानी एस जयशंकर सुषमा स्वराज के समय विदेश सचिव के पद पर कार्यरत थे। और सुषमा स्वराज की मृत्यु के बाद देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को घोषित किया जाता है। सुषमा स्वराज से एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखना है दोस्तों, एक अपने अंडमान निकोबार के अंदर द्वीप पड़ता है। द्वीप तो जानते होंगे सब। द्वीप का मतलब होता है दोस्तों ऐसा कोई जमीन का टुकड़ा या ऐसा कोई भूभाग जिसके चारों ओर पानियों और बीच का जो क्षेत्र होगा उसे टापू या द्वीप बोलते हैं। और एक द्वीप स्थित है हैवलॉक द्वीप, जो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में है। और इस द्वीप का वर्तमान नाम बदलकर, यानी अब नाम बदलकर, इस द्वीप का नाम अपनी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम से स्वराज द्वीप कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाल ही में किस द्वीप को स्वराज द्वीप कहा गया, या फिर हैवलॉक द्वीप को वर्तमान में किस नाम से जाना गया, इस प्रकार का क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस खास करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर और द्वीप की बात करूं तो दोस्तों एक अंडमान निकोबार के अंदर द्वीप पड़ता है रोस द्वीप। ये द्वीप भी ध्यान रखना है। रोस द्वीप की बात करूं तो रोस द्वीप भी अंडमान निकोबार के अंदर है, जिसका भी नाम चेंज किया गया है, नाम बदला गया है। और इस रोस द्वीप को वर्तमान में बोस द्वीप के नाम से जाना गया है। यानी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इस द्वीप का नाम बोस द्वीप कर दिया गया है। और एक चर्चा में काफी दिनों से चला आ रहा जो द्वीप है, उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। ये जो व्हीलर द्वीप पड़ता है ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है। और इस द्वीप का भी वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और द्वीप से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और नाम चेंज किए गए वो एडिशनल है दोस्तों, जो करंट आधारित एडिशनल है। यानी जिस स्थान के, जिस द्वीप के, जिस शहरों के नाम बदले गए हैं वहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो व्हीलर द्वीप का वर्तमान में नाम बदल के कर दिया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये 2-3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं। इनके पुराने नाम भी ध्यान रखना है दोस्तों। और ये द्वीप किस शहर में स्थित है? द्वीप का अर्थ ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों पानी से घिरा हुआ भूभाग द्वीप या द्वीप या फिर टापू के नाम से जानते हैं। तो व्हीलर द्वीप हो गया। पंबन द्वीप तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप कहलाएगा। रोस द्वीप को बोस द्वीप के नाम से जाना जाएगा। और उसके बाद व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाएगा, जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। बुक पूछी गई थी द इंडिया वेज और द मैटर्स ऑफ भारत नाम, दोनों ये जो पुस्तक है उनका संबंध रहने वाला है दोस्तों एस जयशंकर से, जो अपने देश के वर्तमान में विदेश मंत्री है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हर एक क्लास के अंदर अपने एक बुक से क्वेश्चन बनाते बनाते, क्योंकि राइटर्स, बुक्स, दिवस, प्रथम महिला पुरुष, ये क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर। क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दोस्तों हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन बढ़ने वाला है। हर एक शिफ्ट से के अंदर टोटल जीके का जो नॉलेज है उसमें से 20 क्वेश्चन एवरेज औसत, 18 से 20 क्वेश्चन जीएस के करंट आंकड़ों से बढ़ने वाले हैं। उसके साथ-साथ स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो बुक्स, लेखक, दिवस वगैरह हैं, वो क्वेश्चन भी साथ में ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? देखो एक आयोग बनाया जाता है, जिस आयोग का नाम है योजना आयोग। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बढ़ने के पूरे चांसेज है, क्योंकि यहाँ से करंट का आंकड़ा निकल के आएगा। योजना आयोग, सबसे पहली बात तो ये कि ये योजना आयोग ने काम शुरू किया या फिर इस योजना आयोग के गठन का कारण क्या था? तो दोस्तों इस योजना आयोग के निर्माण करने का कारण बताऊं तो देश की आजादी के बाद में शिक्षा का मेन मुद्दा था। यानी अशिक्षा या फिर गरीबी गरीबी जो है वो भी एक कारण था। गरीबी से भारतीयों को निकालने के लिए इस आयोग की स्थापना की जाती है।
या फिर उद्योगों के निर्माण से, उद्योग निर्माण के उद्देश्य से भी एक आयोग की स्थापना की जाती है, जिसे योजना आयोग का नाम दिया जाता है। अगर दूसरी बात करूं कि इस योजना आयोग के जनक कौन थे, तो दोस्तों देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को योजना आयोग के जनक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद बात करें कि इस योजना आयोग की स्थापना कब होती है, तो दोस्तों 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। और उसके बाद योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा होता है देश का प्रधानमंत्री, यानी सदैव देश का जो प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। लेकिन अभी पिछली जीडी की भर्ती में पूछा गया था, पहला उपाध्यक्ष कौन था? अगर पहला अध्यक्ष पूछता तो पहला प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है हमेशा, तो देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू था। लेकिन प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया था, जिसका आंसर था गुलजारी लाल नंदा। यानी योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना है, गुलजारी लाल नंदा को योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष घोषित किया जाता है। और उसके बाद अगस्त 2014 के अंदर इस योजना आयोग को भंग कर दिया जाता है, अर्थात समाप्त कर दिया जाता है। अब जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो करंट से आधारित प्रश्न बनने वाले हैं, और उन्हीं के चांसेस ज्यादा आने के। बाकी पूछा जा सकता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो योजना आयोग की स्थापना ही पूछी गई है। आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, अर्थात 1950 में। लेकिन जैसे ही योजना आयोग को समाप्त किया जाता है, तो इस योजना आयोग के स्थान पर एक और आयोग की सिफारिश की जाती है, जिसे नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना किस आयोग के स्थान पर की गई, तो दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई। अगर बात करूं नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। अगर नीति आयोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, तो इसको थिंक टैंक कहा जाता है। उपनाम ध्यान रखना है, भारत की किस संस्था को भारत का थिंक टैंक कहा गया? तो दोस्तों जो नीति आयोग है इसे भारत का थिंक टैंक कहा गया, जो अपने भारत में 1 जनवरी 2015 से लागू होती है। और इस नीति आयोग के अध्यक्ष भी सदैव देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे। अगर मैं बात करूं कि इस नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, इस नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बेरी करके। और एक पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं जो फिलहाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, वही सीईओ है। और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं BVR सुब्रमण्यम। अब देखो जिसने भी ये नाम नहीं याद आया है, तो सोचो अपने रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि हमने मानवाधिकार आयोग के टोटल क्वेश्चन कर लिए। 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस बनाया जाता है। 1992 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। 3 सदस्य होते हैं, इतना 4 साल कार्यकाल होता है। उसी मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष BVR सुब्रमण्यम थे, जिन्हें वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ के पद पर सम्मानित कर रखा है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। और अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, इन दोनों आयोग के हमेशा अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। और इसी योजना आयोग की सिफारिश पर दोस्तों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। यानी योजना आयोग की सिफारिश पर 5 ईयर प्लान बोल दो या फिर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जाती है। और पंचवर्षीय योजना जो है उसमें पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 5 साल, अर्थात 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना रही थी, जिस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। यानी पंचवर्षीय योजना का अर्थ हुआ दोस्तों कि भाई योजना आयोग के तहत जो भी सरकार बनती है, इस सरकार का दायित्व है कि अगली 5 साल के लिए फीडबैक प्लान तैयार करके दे भारत की जनता को। इस 5 साल के प्लान को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। उसमें बताया जाता है कि इस क्षेत्र में हम इतनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा या फिर हमारा इंडस्ट्रीज एरिया होगा, इतनी हम आगे जॉब देने वाले गवर्नमेंट। ये 5 ईयर प्लान जो है
इसे पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। और इस पंचवर्षीय योजना की स्थापना जो की गई, वो योजना आयोग की सिफारिश पर की गई। 12 पंचवर्षीय योजना अपनी पूर्ण हो चुकी थी और उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग का भंग किया गया और उस योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों नीति आयोग शुरू किया जाता है 1 जनवरी 2015 से। वर्तमान में नीति आयोग के तहत वार्षिक हर साल की फीडबैक गवर्नमेंट के द्वारा तैयार की जाती है, जिसे पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की शुरुआत बीजेपी सरकार द्वारा 2015 के अंदर की गई थी और इस योजना आयोग को समाप्त सन 2014 के अंदर किया गया था। अपने पूछा गया था योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन सी रहने वाला है। अर्थात दोस्तों 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। मैं फिर बात कर रहा हूँ, रेलवे डी ग्रुप, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी क्लासें देख रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि लगातार जुड़े रहो दोस्तों। दिल्ली पुलिस तो एक ट्रायल था, पिक्चर पूरी अभी बाकी है जीडी वाले बच्चों के लिए, तो सभी सीन दिखाऊँगा, सभी पिक्चर दिखाऊँगा, लेकिन आप लगातार जुड़े रहो। अपनी क्लासों से कितना कुछ भर-भर के आपको कांसेप्ट मिलने वाला है। ये आगे हर रोज़ के आप क्लासों में चेक करते रहो, देखते रहो। साथ-साथ में अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप हमसे जुड़े रहें लगातार। बेल आइकन प्रेस करो, जिससे हर रोज़ एक आपको नोटिफ़िकेशन जो मिलती रहेगी, अपडेट रहोगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ, जो जीडी के मेरे दोस्त दिल्ली पुलिस स्टूडेंट्स जितने भी सुन रहे हैं मेरी बात, दिल्ली पुलिस के भी जितने भी दोस्त हैं, वो बिल्कुल बेफ़िक्र होके हर रोज़ बस क्लासों से जुड़े रहो, हर रोज़ कंटेंट पढ़ते रहो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। किसी प्रकार का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर नहीं बनने वाला है। हर एक-एक क्वेश्चन अपनी क्लास से रहने वाला है। बस प्रीवियस जितनी भी पीछे की क्लासें हैं, वो कंटेंट पढ़ो और बाकी रेगुलर क्लास लेते रहो। बिल्कुल नो टेंशन होके, बिल्कुल माइंड फ्री करके। अब बात रही योजना की स्थापना, तो आंसर 1950 रहा था। उसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अभी भारत के अंदर नरेगा से मनरेगा हुआ और मनरेगा से फिर इसका नाम बदल दिया। तो नरेगा से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं दोस्तों। अब नरेगा के जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी एक रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की जाती है भारत सरकार के द्वारा। इस योजना को नरेगा कहा गया। भारत की प्रथम, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रोजगार गारंटी योजना, यानी ऐसी कोई सरकार नहीं थी जिसने गारंटी दी थी रोजगार की, लेकिन नरेगा जो योजना है उसके तहत गारंटी दी गई थी रोजगार की। अगर किसी भी बेरोजगारी व्यक्ति को 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है, अंदर रोजगार नहीं मिलता है, तो वो व्यक्ति कोर्ट की सहायता से बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। इतना तक कहा था इस गवर्नमेंट ने इस योजना को शुरू करते समय कि आपका एक अधिकार है रोजगार प्राप्त करना। इस नरेगा के तहत हर एक भारतीय को रोजगार दिया जाएगा और अगर किसी भी व्यक्ति को रोजगार से वंचित किया जाता है, तो वो व्यक्ति न्यायिक प्रणाली के तहत अपना बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा और इसीलिए रोजगार गारंटी योजना का नाम दिया गया था नरेगा करके। और इस नरेगा का पूरा नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब बात रही कि नरेगा की कब शुरुआत हुई, तो दोस्तों 2005 के अधिनियम की सिफारिश पर, अधिनियम 2005 की सिफारिश पर इस योजना को लागू किया जाता है। अगर बात करूं कब लागू किया गया इस योजना को, तो दोस्तों इस योजना को 2 फरवरी 2006 के अंदर लागू कर दिया गया था। जो शुरुआत में भारत के 200 जिलों में, भारत में 200 जिलों से इस नरेगा की शुरुआत होती है। अगर रही बात कि पूरे भारत में इस नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो पूरे भारत के अंदर की बात करूं तो दोस्तों 2008 के अंदर संपूर्ण भारत में इस योजना को लागू किया जाता है और उसके बाद गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2009 के अंदर इस नरेगा का नाम बदला जाता है पहली बार और इस नरेगा का नाम बदलकर नाम रख दिया जाता है महात्मा गांधी, मनरेगा नाम कर दिया जाता है। यानी मनरेगा का अर्थ है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगर पूछा जाए कि
किस वर्ष या किस तारीख को नरेगा को मनरेगा का नाम दिया गया? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा कहा गया, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहा गया। अगर बात करूं कि इस योजना में शुरुआत में कितने दिनों का काम दिया गया, तो दोस्तों इस योजना को शुरुआत में 100 दिनों का काम दिया गया, जो 2008 से पूरे विश्व देश के अंदर लागू की गई योजना है। अब बात आई नए करंट आधारित क्वेश्चन। एसएससी जीडी तो 100% क्वेश्चन बनाएगी दोस्तों, और जनवरी 5-6 के बाद में दिल्ली पुलिस की शिफ्टों में भी ये क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर बात करूं करंट आधारित कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों 12 दिसंबर, ये डेट ध्यान रखनी है, 12 दिसंबर 2025 को संसद में एक अधिनियम पास किया जाता है, एक एक्ट पास किया जाता है, और उस एक्ट के तहत मनरेगा मनरेगा का नाम बदल दिया जाता है, और मनरेगा का नाम बदलकर कर दिया जाता है दोस्तों पूज्य बापू। नाम बदलकर नया नाम मनरेगा का कर दिया गया है पूज्य बापू ग्रामीण पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। तो पहले तो नाम रखा गया नरेगा, उसके बाद नाम चेंज किया गया मनरेगा 2009 के अंदर, और अब 2025 के दिसंबर में इस मनरेगा को कहा जाएगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, अर्थात अपना ऑप्शन रहेगा सी आंसर। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, किस योजना का हाल ही में नाम बदला है, तो मनरेगा का नाम बदल के किया, और ये जो नाम लागू होगा, ये योजना जो लागू होगी, वो बात है दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से, यानी 1 अप्रैल 2026 से इसी नाम के साथ ये योजना शुरू होगी। और अगर बात करूं इसमें कार्य जो दिए जाएंगे, यानी कितने दिनों का कार्य दिया जाएगा, तो 25 दिन बढ़ाकर यानी 125 दिनों का कार्य मिलने वाला है इस नए नाम की योजना के साथ, जिसे पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कहा गया था। अब क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, अपने जो पीछे के एग्जाम में एक क्वेश्चन नरेगा के अंदर आया था दिल्ली पुलिस की भर्ती में, कि नरेगा जो योजना है इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में नरेगा की शुरुआत हुई। तो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना में नरेगा की शुरुआत होती है। अगर पूछे किस प्रधानमंत्री के टाइम में नरेगा की शुरुआत हुई, तो दोस्तों ध्यान रखना है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में इस नरेगा कार्यक्रम की, इस नरेगा योजना की शुरुआत की जाती है। यानी प्रधानमंत्री या फिर पंचवर्षीय योजना या किस एक्ट की सिफारिश पर 200 जिलों में किस दिन नरेगा शुरू की गई, नरेगा को मनरेगा कब कहा गया, पूरे देश में मनरेगा कब शुरुआत हुई। 12 दिसंबर 2025 से केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलकर क्या नाम रखा है पूज्य बापू। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है दोस्तों। तो नरेगा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, शुरू में कितना रोजगार दिया गया, या पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के तहत नरेगा में कितने दिनों का अतिरिक्त कार्य दिया जाएगा, तो 25 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी 125 दिनों का कार्य दिया जाएगा। अब इस पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना को, और ये जो नए कार्यकाल के साथ नए दिनों की संख्या के साथ 1 अप्रैल 2026 से संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। एक्ट 2025 एक्ट 12 दिसंबर को यह फैसला संसद में लिया जाता है कि मनरेगा को पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना का नाम दिया जाएगा, अर्थात अपना ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है वर्ष 2025 के एबल पुरस्कार। अब कल के एग्जाम में पूछा गया था एशियन गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन, कल के एग्जाम के अंदर पूछा गया था भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो ये भी विश्व स्तर का एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। और क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2025 के एबल पुरस्कार विजेता मसाकी काशीवारा का संबंध किस देश से, यानी इतना तो हो गया कि भाई एबल पुरस्कार 2025 में मसाकी काशीवारा को मिला है। अब बात करेंगे इस पुरस्कार का संबंध किससे है, ये पुरस्कार कौन से देश की सरकार दिया जाता है, ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ये पुरस्कार पहला किसे मिला, ये पुरस्कार 2025 में जिस व्यक्ति को मिला वो कौन से देश का नागरिक है। तो दोस्तों पुरस्कार का नाम है एबेल पुरस्कार करके। सबसे पहले तो ध्यान रखना है इस पुरस्कार को कहा जाता है
गणित का नोबेल पुरस्कार, तो यानी संबंध हो गया गणित सब्जेक्ट से। इस पुरस्कार को कहा जाता है गणित का नोबेल पुरस्कार, यानी गणित के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को विश्व स्तर पर एबल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यानी संबंध किस क्षेत्र से है, तो क्षेत्र ध्यान रखना है, गणितज्ञ क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जिसे एबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। किस देश की सरकार के द्वारा दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, नॉर्वे सरकार के द्वारा हर वर्ष इस पुरस्कार से किसी ना किसी विश्व के व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। अगर बात करूं नॉर्वे सरकार ने इस पुरस्कार का नाम एबल पुरस्कार क्यों रखा गया, तो ध्यान रखना है, नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ यानी एक्सपर्ट गणितज्ञ नॉर्वे के थे, एक्सपर्ट गणितज्ञ जिनका नाम था एंड्रिक नील्स एंड्रिक एबल करके। तो नील्स एंड्रिक एबल के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा जाता है एबल पुरस्कार। और नील्स एंड्रिक एबल की 200वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस पुरस्कार की शुरुआत की जाती है दोस्तों 2002 के अंदर। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए एबल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो दोस्तों 2002 के अंदर एबल पुरस्कार की शुरुआत की जाती है। जबकि इसका वितरण की बात करूं, तो सबसे पहले ये पुरस्कार 2003 के अंदर फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ को दिया गया था। यानी सबसे पहले एबल पुरस्कार से सम्मानित कौन से देश का गणितज्ञ था, तो फ्रांस देश का गणितज्ञ था, जो जीन्स जीन्स पेरे करके व्यक्ति थे। जीन्स पेरे प्रथम व्यक्ति हैं जो एबल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे 2003 के अंदर, और ये फ्रांस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अब बात आई 2025 की, तो अगर बात करूं 2025 में इस पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना है, 2025 के अंदर मसाकी काशीवारा मसाकी काशीवारा को सम्मानित किया गया है। और इस मसाकी काशीवारा का संबंध जिस देश से है, वो देश दोस्तों रहने वाला है जापान। यानी जापान की नागरिक मासाकी काशीवारा को 2025 में गणित के अंदर कौन से क्षेत्र में, गणित के बीज गणित उल्लेख में, बीज गणितज्ञ के उल्लेख में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका संबंध जापान देश से है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अपने देश के जितने भी पुरस्कार है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, या फिर सरस्वती सम्मान पुरस्कार, या फिर दादा साहिब फाल्के अवार्ड, ये सभी पुरस्कार अपनी पीछे की क्लासों में हो चुके हैं। उसके साथ साथ नोबेल पुरस्कार के कंसेप्ट भी आपको करवा दिए गए हैं। अब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार बचे हुए हैं, वो 7-8 पुरस्कार अपने बाकी हैं। बाकी एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है एबेल पुरस्कार, जिसका संबंध है गणित क्षेत्र का। या फिर सीधी सी भाषा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 2002 के अंदर हुई थी। और इस पुरस्कार का वितरण पहली बार दोस्तों 2003 के अंदर हुआ था। 2025 के अंदर मासाकी काशीवारा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्क्रीनशॉट मार लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अपना आंसर रहने वाला है, पूछा गया कौन से देश के, तो दोस्तों आंसर रहेगा जापान, डी ऑप्शन। यानी जापान देश की नागरिक है मसाकी काशीवारा करके। और बीज गणितज्ञ एक्सपर्ट होने के कारण इसे नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा एबल पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्पोर्ट्स से आंकड़ा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे आने वाले 5-7 टाइप के। वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए किस भारतीय शहर को प्रस्तावित किया गया? या तो बोल दो इस गेम को राष्ट्रमंडल खेल। अब पूरी स्लाइड भरने वाली है, अपने को ध्यान रखना है आवाज पे। अगर बड़े अक्षर लिखेंगे तो टोटल क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे दोस्तों। मुझे भी पता है कि अक्षर छोटे लिखे जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा कंटेंट देने के कारण ये क्वेश्चन के अक्षर जो वो छोटे लिखे जा रहे हैं। लेकिन अपने को आवाज सुननी है ध्यान से। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रमंडल खेल, तो इस राष्ट्रमंडल खेलों को कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहा जाता है। पहली बात तो ध्यान रखना है, राष्ट्रमंडल खेल्स बोल दो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स बोल दो। और दोस्तों एशियन गेम्स से कल की शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन बन चुका है। अब पूरा चांस है
पेरिस ओलंपिक से बढ़ने का और कॉमनवेल्थ गेम्स से बढ़ने का। कॉमनवेल्थ गेम्स का अगर क्वेश्चन बनेगा तो अब 5-4 मिनट की जो आगे की जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। सबसे पहली बात आई कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम बोल दो या फिर राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की जाती है 1930 ईस्वी के अंदर। अगर मैं बात करूं कि इसका पहला संस्करण यानी पहला टूर्नामेंट जो है वो कौन से देश में आयोजित किया गया था, तो कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला संस्करण हैमिल्टन में खेला गया था और ये हैमिल्टन जगह पड़ती है कनाडा देश के अंदर, यानी कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किया गया कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला संस्करण। अगर पूछा जाए कितने साल के अंतराल में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है 4 वर्ष के गैप से टूर्नामेंट होते हैं। उसके बाद बात की गई कि कौन से खेलों को शामिल किया गया है, तो दोस्तों इस टूर्नामेंट के अंदर कुश्ती को शामिल कर रखा है, इस टूर्नामेंट के अंदर बैडमिंटन को शामिल कर रखा है, इसके अंदर शूटिंग को शामिल कर रखा है, इस टूर्नामेंट के अंदर जिम्नास्टिक खेल को शामिल कर रखा है और जितने भी एथलेटिक्स खेल है जैसे धावक है, ऊंची कूद है, इन खेलों को भी शामिल कर रखा है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। यानी शुरुआत कौन पहला संस्करण, अंतराल 4 साल में ये गेम शामिल है। उसके बाद देखो 3 फैक्ट के क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक तो अभी पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। एक आगे वाला कॉमनवेल्थ गेम्स होगा वो कहाँ आयोजित होगा, कौन से नंबर का होगा, या फिर 2030 के अंदर भारत के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा, वो कौन से क्रम का होगा और किस राज्य के द्वारा मेजबानी की जाएगी या फिर किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। ये 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो हम उस क्वेश्चनों की करेंगे जो पीछे का संस्करण है। 2022 के अंदर दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था आखिरी बार। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर आयोजन किए गए थे और ये 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, ये दोस्तों क्रम के हिसाब से, संख्या के हिसाब से 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। जीडी पिछली बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी 2 वर्ष थी जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं करवाए गए, तो दोस्तों 1942 और 1946 की वो 2 साल है जिस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन नहीं किया गया सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो ये दोनों साल ध्यान रखनी, ये पूछी गई थी पिछली बार जीडी की भर्ती में। अब 22वें संस्करण का कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 2022 के अंदर हुआ था। अगर बात करूं कि इस कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी 2022 के अंदर किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों बर्मिंघम बर्मिंघम इंग्लैंड के द्वारा इस कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की 22वें संस्करण की मेजबानी की थी। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉमनवेल्थ महासंघ का हेड ऑफिस कहाँ है, कॉमनवेल्थ या फिर पूछा जाए राष्ट्रमंडल महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों हेडक्वार्टर पड़ता है इसका लंदन के अंदर अर्थात इंग्लैंड के लंदन शहर में इस कॉमनवेल्थ महासंघ का हेड ऑफिस मुख्यालय। और इसी इंग्लैंड ने आखिरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी 2022 के अंदर 22वें संस्करण में की थी। अगर बात करूं इसमें प्रथम स्थान कौन से देश का रहा था, तो दोस्तों पहली रैंक जिस देश की आई थी उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया पहली रैंक पे रहा था जिसने कुल 67 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीते थे। यानी 67 गोल्ड मेडल के साथ पहला नंबर जिस देश का रहता है वो देश है ऑस्ट्रेलिया करके। फिर बचे भारत के क्वेश्चन, यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाले हैं। 2022 के अंदर भारत की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की वर्ल्ड में कौन सी रैंक रही थी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो भारत चौथे पायदान पे रहा था अर्थात चौथी रैंक रही थी। उसके बाद भारत ने कुल कितने मेडल जीते, तो दोस्तों ध्यान रखना है भारत ने कुल 61 मेडल जीते थे इस प्रतियोगिता में। और कितने गोल्ड मेडल जीते थे, तो दोस्तों ध्यान रखना है 22 गोल्ड मेडल जीते थे। अगर पूछ ले पदकों में सर्वाधिक कौन से खेल से पदक प्राप्त हुए, तो दोस्तों कुश्ती से सबसे ज्यादा पदक जीते थे भारत ने। और कुश्ती के प्लेयर भी ध्यान रखना है, एक तो बजरंग पूनिया ध्यान रखना है, एक साक्षी मलिक ध्यान रखना है, जो एक नवीन कुमार है जो पहलवान था कुश्ती का नवीन कुमार, ये वो व्यक्ति हैं जो 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल कुश्ती खेल के अंदर भारत को दिलाए थे। यानी कुल 22 मेडल गोल्ड मेडल जीते जाते हैं भारत के द्वारा। 61 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहता है
और अगर बात करूँ भारत की रैंक की, तो भारत चौथी रैंक पे रहा था, ऑस्ट्रेलिया पहली रैंक पे रहा था। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2022 के। एक-एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक-एक कांसेप्ट इम्पोर्टेंट है 2022 के। और अगर बात करूँ कि 2022 के अंदर कौन से खेल कहाँ से खेले गए, कौन से खेलों के अंदर कितने मेडल आए, कितने खेल शामिल थे, तो दोस्तों इस 2022 के अंदर 10 गेम को शामिल किया गया था, यानी कुल 10 खेल शामिल किए गए थे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान। अगर मैं बात करूँ कि कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाजी, प्रथम महिला से क्वेश्चन बन रहा है। पूरे 90% 100% चांस है इस क्वेश्चन बनने के। प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाजी, बॉक्सर खिलाड़ी बतानी है। प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाजी जिसने भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया था कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान, तो उस भारतीय महिला मुक्केबाजी की बात करें तो वो प्लेयर है मेरी कॉम। और मेरी कॉम ने 2018 के अंदर भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जिताया था बॉक्सिंग खेल में। और इसीलिए पहली भारतीय महिला बॉक्सर बन गई गोल्ड मेडल लेके आने वाली मेरी कॉम। और मेरी कॉम की पुस्तक भी ध्यान रखना है दोस्तों, अनब्रेकेबल करके। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरी कॉम से संबंधित पुस्तक है। या फिर पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय कौन है जो कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान गोल्ड मेडल लेके आया? तो दोस्तों मिल्खा सिंह पहले भारतीय थे जो कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान सन 1958 में धावक रेस के रूप में भारत को पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाता है। यानी पहला भारतीय अगर पूछे जो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल लेके आया, तो आंसर रहने वाला है मिल्खा सिंह। 1958 के अंदर पहली बार इन्होंने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 2022 के और क्वेश्चन की बात करूं, तो अगर बात करें 2022 के अंदर पहला गोल्ड मेडल 2022 में प्रथम गोल्ड मेडल भारत के किस प्लेयर को मिला? यानी पहला गोल्ड मेडल विजेता 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 2022 में पहला गोल्ड मेडल लेके आई थी मीराबाई चानू करके। मीराबाई चानू जो है उसका खेल है भारोत्तोलन। भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टर खेल है। अंडर 49 किलो के अंदर भाग लेती है और पहला गोल्ड दिला के लाती है मीराबाई चानू बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर। तो पहला गोल्ड मेडल, कुल कितने मेडल, कौन सा संस्करण, कहाँ आयोजन किया गया, भारत की कौन सी रैंक, पहला स्थान किस देश का, भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल लिए, पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली कौन है, या फिर पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल देने वाला व्यक्ति कौन था? तो मिल्खा सिंह करके। इंपॉर्टेंट है। 2022 के बाद बात बची, अब 4 साल के बाद होगा तो 2026 के अंदर। अब 2026 के अंदर आयोजन किया जाएगा, वो भी ध्यान रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ कि कौन-सा संस्करण रहने वाला है 2026 के अंदर, तो संस्करण तो रहने वाला है 23वें नंबर का। इसकी मेज़बानी दी गई थी, पहले तो यहाँ से सस्पेंस है, ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मेज़बानी दी गई थी विक्टोरिया को, और विक्टोरिया जगह पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन विक्टोरिया के मना करने के बाद अब वर्तमान में 2026 के कॉमनवेल्थ का आयोजन जो किया जाएगा, वो किया जाएगा ग्लासगो के अंदर। और ग्लासगो जो जगह पड़ती है वो स्विट्ज़रलैंड देश के अंदर, यानी स्विट्ज़रलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजन किया जाएगा 23वें टूर्नामेंट का कॉमनवेल्थ का। तो ग्लासगो ध्यान रखना है दोस्तों, ग्लासगो के अंदर अब आयोजन होना है। पहले आयोजन होना था ये विक्टोरिया के अंदर, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। उसके बाद आगे बात बची कि 2030 के अंदर, तो 2026 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 2030 में किया जाएगा। ये संस्करण की बात करूँ तो दोस्तों ये 24वां संस्करण होना है, और इस 24वें संस्करण की मेज़बानी की जाएगी अपने भारत के द्वारा। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भारत के जिस राज्य ने इसकी ज़िम्मेवारी ली है, वो स्टेट है गुजरात। और गुजरात के कौन से शहर में आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों आंसर रहने वाला है अहमदाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स से एक एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जूम करके इसको देखना।
बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं, मैरी कॉम से रिलेटेड भी ये पहली बॉक्सर है जो गोल्ड मेडल लेके आई है। रैंक वगैरह, भारत के अंदर कौन-सा संस्करण आयोजन किया जाएगा, पहला संस्करण कहाँ खेला गया, कौन से वर्ष से कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत की गई, या फिर कॉमनवेल्थ महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, या कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पहला भारतीय पहलवान, पहला भारतीय खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल लेके आया, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सर पहली महिला भारतीय जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और 2030 के अंदर ये टूर्नामेंट भारत के अंदर आयोजित करवाए जाएंगे। उसके बाद ब्रिटिश अंपायर मेडल सम्मान 2025 पाने वाली पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन बनी है? यानी ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा एक भारत की नृत्यांगना डांसर जो है क्लासिकल डांस की, जिसे एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है ब्रिटिश अंपायर मेडल सम्मान से। एक तो यही ध्यान रखना है, अगर पूछे ब्रिटिश अंपायर मेडल से सम्मानित पहली भारतीय ब्रिटिश अंपायर मेडल सम्मान, अगर पूछे कौन सी सरकार के द्वारा, कौन से देश के द्वारा दिया जाता है, तो इस सम्मानित से सम्मानित किया जाता है ब्रिटेन सरकार द्वारा। तो एक तो यही ध्यान रखना है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा तो सम्मानित किया जाता है। उसके बाद बात रही कि 2025 में किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों 2025 में इस अ, सम्मान से, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया कुचिपुड़ी डांसर को। और कुचिपुड़ी नृत्यांगना जो है, ये एक कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों देखो, शास्त्रीय नृत्य का मतलब होता है किसी भी स्टेट के फोक डांस को, लोक नृत्य को भारत सरकार क्लासिकल डांस घोषित करती है। जैसे बात करूं, कुचिपुड़ी को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया, तो कुचिपुड़ी को क्लासिकल डांस घोषित किया गया था 2008 के अंदर। अगर बात करूं भारत के अंदर कुल कितने शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस भारत के अंदर हैं कितने टोटल, तो दोस्तों ध्यान रखना है, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 2025 तक 9 है, यानी 9 क्लासिकल डांस है। अगर बात करूं प्रथम क्लासिकल डांस किसे घोषित किया गया था, तो पहला शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य को दिया गया था। 2004 के अंदर पहला क्लासिकल डांस घोषित किया गया। या फिर बात करूं सबसे नया, अंतिम या फिर नोवा क्लासिकल डांस किसे घोषित किया गया, तो छऊ क्लासिकल डांस को सबसे अंत में क्लासिकल डांस का दर्जा दिया जाता है। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, तो दोस्तों तमिलनाडु से। और छऊ डांस का संबंध किस स्टेट से है, तो दोस्तों उड़ीसा स्टेट है। यानी 9 क्लासिकल डांस है। 2008 में कुचिपुड़ी को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद बात आई कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य के लोक नृत्य से, यानी कौन से स्टेट का ये लोक नृत्य है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, जो हाल ही में शास्त्रीय नृत्य में शामिल होने वाला क्लासिकल डांस बन गए, लोक नृत्य बन गए। उसके बाद प्रसिद्ध नृत्यांगना ध्यान रखनी है, यानी इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें, तो इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है यामिनी कृष्णामूर्ति करके, यामिनी कृष्णामूर्ति, या फिर राधा व राजा रेड्डी, राधा व राजा रेड्डी प्रसिद्ध डांसर है इस डांस की। उसके बाद शोभा रेड्डी, शोभा रेड्डी का संबंध भी कौन से डांस से है, तो भी दोस्तों ध्यान रखना है, शोभा रेड्डी का संबंध भी है कुचिपुड़ी डांस से। यामिनी कृष्णामूर्ति थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, दो शास्त्रीय नृत्यों की नृत्यांगना है, यानी दो क्लासिकल डांस से संबंधित है यामिनी कृष्णामूर्ति। एक तो भरतनाट्यम ध्यान रखना है और एक कुचिपुड़ी ध्यान रखना है। भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई डांसर है यामिनी कृष्णामूर्ति करके, जिन्हें सन 1968 के अंदर भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया था, जिसे 2001 के अंदर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया था, और जिन्हें 2016 के अंदर भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और जिनकी मृत्यु 2024 के अंदर हुई। जो दो क्लासिकल डांसों की प्रसिद्ध डांसर थी, वो व्यक्ति है यामिनी कृष्णामूर्ति करके। लेकिन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली जो महिला है, वो है अरुणिमा कुमार, यानी ध्यान रखना है, अपना आंसर रहने वाला है अरुणिमा कुमार। और अरुणिमा कुमार जो है, वो पहली कुचिपुड़ी डांसर बनी है इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली, प्रथम कुचिपुड़ी नृत्यांगना इस
सम्मान से सम्मानित होने वाली, यानी ब्रिटेन के इस हाईएस्ट अवार्ड से सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली कुचिपुड़ी डांसर है अरुणिमा कुमार करके, अर्थात अपना ऑप्शन बी क्लासिकल डांस से कल की शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना था, आगे की भी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन बढ़ने के चांसेज है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जितने भी क्लासिकल डांस से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक देखो अभियान शुरू किया जाता है, अभियान का नाम है आपकी पूंजी आपका अधिकार। अभियान का संबंध किससे? दोस्तों अभियान है आपकी पूंजी आपकी पूंजी आपका अधिकार, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। अब बात करूं इस अभियान की शुरुआत कब होती है, तो दोस्तों इस अभियान की शुरुआत होती है 4 अक्टूबर 2025 को। सेकंड बात करूं किसके द्वारा शुरुआत की गई इस अभियान की, तो शुरुआत की गई थी अपने वित्त मंत्री के द्वारा, निर्मला सीतारमण से संबंधित। अगर बात करूं कहां से इस अभियान की शुरुआत होती है, तो दोस्तों गांधीनगर अर्थात गुजरात से इस अभियान की शुरुआत होती है। और इस अभियान के अंदर क्या उद्देश्य है, तो दोस्तों बैंक, एक तो ध्यान रखना है बैंक के अंदर या फिर एफडी के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर या फिर शेयर मार्केट के अंदर किसी भी व्यक्ति के शेयर बाजार में किसी भी व्यक्ति के पैसे पड़े हैं काफी दिनों से, लावारिस पैसे जो है उन लावारिस प्रॉपर्टी को असली व्यक्ति का हकदार ढूंढना और उस व्यक्ति को सौंपना उद्देश्य, यानी लावारिस पैसों को या फिर लावारिस संपत्ति को वो असली मालिक को सौंपना, इसके लिए अभियान चलाया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, जो बैंक में काफ़ी दिनों से या बैंक डिपॉजिट एफडी के अंदर काफ़ी समय से या फिर कोई ऋण के अंदर काफ़ी समय से जो प्रॉपर्टी जो संपत्ति रखी हुई है, उस संपत्ति का असली हकदार ढूँढना और उस व्यक्ति को उसका पैसा देना, आपकी पूँजी आपका अधिकार अभियान वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। यानी अपना संबंध किससे? शेयर बाज़ार से निवेश नहीं, लावारिस संपत्ति को सही मालिक तक भेजना, यानी ऑप्शन रहने वाला है बी, लावारिस जो संपत्ति है वो ओरिजिनल व्यक्ति को भेजना, ये प्रमुख उद्देश्य था कौन सी अभियान के तहत, तो अभियान का नाम होगा आपकी पूंजी आपका अधिकार, यानी ऑप्शन बी आंसर रहने वाला है। उसके बाद आज की क्लास का अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दोस्तों रहने वाला है जीएसटी से रिलेटेड। अब जीएसटी के भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो जीएसटी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करो। सबसे पहली बात, जीएसटी का पूरा नाम क्या है, तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। अगर बात करूं हिंदी में किस क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं सामान और सेवा कर, सर्विस अर्थात सेवा, सम्मान और सेवा कर के नाम से जानते हैं। उसके बाद भारत में जीएसटी कब लागू की गई, तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू की गई। उसके बाद किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू की गई, तो दोस्तों विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू की जाती है। अगर बात करें सबसे पहले जीएसटी लागू किस राज्य में हुई, तो प्रथम राज्य जीएसटी लागू करने वाला असम था। यहीं से सेकंड स्टेट पूछने के चांस हैं, तो ध्यान रखना है बिहार राज्य दूसरा स्टेट था। अंतिम स्टेट की बात करें तो अंतिम राज्य था जम्मू कश्मीर, उस टाइम जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। अगर बात करूं विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू हुई, तो दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी 1958 के अंदर फ्रांस देश में लागू हुई थी। यानी सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश। भारत ने जीएसटी किस देश के मॉडल से अपनाई, तो भारत ने कनाडा मॉडल पर जीएसटी अपनाई है और भारत विश्व का 161वां देश ऐसा बन गया जिसने जीएसटी लागू की है। यानी वर्ल्ड में पूरे विश्व में कुल 161 देशों में जीएसटी लागू कर रखी है और भारत 161वां देश बना था जीएसटी लागू करने वाला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। उसके बाद 22 सितंबर को जीएसटी की कुछ स्लेब घटाई जाती है और मोदी सरकार एक महोत्सव की शुरुआत करती है जो है जीएसटी बचत महोत्सव, तो वो भी ध्यान रखना है। जीएसटी बचत महोत्सव की शुरुआत कब हुई, तो 22 सितंबर 2025 से जीएसटी महोत्सव बचत की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
कुछ जीएसटी की स्लैब कम करके, कुछ जीएसटी की दर कम करके इस महोत्सव की शुरुआत की जाती है। और अब सुपर जीएसटी सुपर बचत अभियान, जो सुपर जीएसटी सुपर बचत अभियान की शुरुआत जिस राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, सुपर जीएसटी सुपर बचत अभियान की शुरुआत जिस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, वो स्टेट है दोस्तों आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने सुपर जीएसटी सुपर बचत अभियान की शुरुआत की गई है। अगर पूछे किस मुख्यमंत्री के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा इस सुपर जीएसटी सुपर बचत अभियान की शुरुआत की जाती है। अर्थात अपना ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश स्टेट जो है वो आंसर रहने वाला है। कुछ नई स्लेबें लागू की गई है जीएसटी की 23 सितंबर 2025 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 23 सितंबर 2025 से 0%, उसके बाद 5%, उसके बाद 18% और उसके बाद 40%, ये 4 प्रकार की जीएसटी स्लैब लागू की गई है। 12 और 28, 12 और 24% जीएसटी की स्लैब समाप्त करके नई जीएसटी स्लैब लागू की गई थी 23 सितंबर 2025 से। और उसी के साथ जीएसटी बचत महोत्सव का शुभारंभ किया जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 सितंबर 2025 को। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस वाले बिल्कुल निडर होकर क्लासे लेते रहो। अपना काम है कंसेप्ट पढ़ना, अपना काम है कंटेंट देखना, बाकी मेरे पे छोड़ो सब कुछ। अपने कंटेंट को 100% कवर रखो, 100% तैयार रखो, आपका श्योरली पेपर अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार की चिंता छोड़ के सभी पुरानी जो प्लेलिस्ट के अंदर क्लासें हैं, उन क्लासों के कंटेंट ढंग से देखो। साथ-साथ में ये भी बोल रहा हूँ, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, वो एग्ज़ाम के अंदर कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी आप चेक कर सकते हो। अगर क्लासों से आपको कंटेंट मिल रहे हैं, तो क्लास से मिस मत करना, बस मेरा इतना ही कहना है। बाकी सभी पढ़ते रहो, सभी अपनी तैयारियां करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पर्यावरण की सुरक्षा करो। जय हिंद, जय भारत साथियों।